रिद्धिमा ने ध्यान से देखा, बेडरूम के अंदर वही लड़की थी जो कुछ देर पहले आंगन में खेल रही थी। यह देखकर रिद्धिमा हैरान रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को समझाया, इतनी छोटी सी बच्ची से क्या डरना, लेकिन इसका यहाँ अकेले खेलना ठीक नहीं है। मैंने इस घर के बारे में काफी डरावनी कहानियां सुनी है। मैं इस बच्ची को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए रिद्धिमा बेडरूम के अंदर की तरफ जाने लगी और उस छोटी लड़की की तरफ आगे बढ़ी। रिद्धिमा ने जैसे अपने हाथ उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ाए, उस छोटी सी लड़की ने बड़ी खौफनाक अंदाज में रिद्धिमा की तरफ देखा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मना किया था ना। उस छोटी सी बच्ची की आवाज इतनी डरावनी थी जिसे सुनकर रिद्धिमा के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल को उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। रिद्धिमा के कदम अपने आप पीछे की तरफ हटने लगे। रिद्धिमा बुरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन तभी वह बच्ची धीरे से मुस्कुराई और जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए उसने कहा, डर गई आंटी तो डर गई। रिद्धिमा समझ गई थी, शायद उस बच्ची ने जानबूझकर उसे डराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी देखकर अब रिद्धिमा के दिल का डर कुछ कम हो गया था। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे तुम तो बहुत शैतान हो, एक बात बताओ, तुम्हें अकेले इस घर में डर नहीं लगता? उस छोटी लड़की ने रिद्धिमा के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वह बस वहां बेडरूम में बैठकर जमीन पर अपने हाथ में पकड़े हुए कोयले के छोटे से टुकड़े से अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। जब रिद्धिमा ने उससे सवाल किया तो उसने अपनी गर्दन हिलाकर ना कर दिया। अपने घर में कैसा डरना? उसका जवाब सुनकर रिद्धिमा आश्चर्य में पड़ गई। अपना घर? लेकिन घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। इस बार उस छोटी लड़की ने अपनी नजरें उठाकर रिद्धिमा की तरफ देखा। रहती है ना, मेरी माँ यहाँ रहती है, इसी घर में। रिद्धिमा ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? बुलाओ जरा उन्हें। इस बार छोटी लड़की के चेहरे पर नाराजगी थी। उसने रिद्धिमा को लगभग गुस्से से घूरते हुए देखा और फिर बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था, भगवान के पास चली गई है, बार बार क्यों पूछ रही हो? उसका जवाब सुनकर रिद्धिमा एक बार फिर हैरान रह गई थी। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी माँ इसी घर में रहती है। इस बार उस छोटी लड़की ने रिद्धिमा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। रिद्धिमा उससे बात करना चाहती थी। रिद्धिमा उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही रिद्धिमा उस छोटी बच्ची के पास पहुंची, उसने झटके से पलटकर रिद्धिमा की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पेट में छोटा बच्चा है ना? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम सब बात समझती हो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़े हुए कोयले के टुकड़े से रिद्धिमा के पेट के ऊपर एक क्रॉस का निशान बना दिया। यह देखकर रिद्धिमा बुरी तरह डर गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। रिद्धिमा को छोटी बच्ची की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन नादानी समझकर रिद्धिमा ने उसे कुछ नहीं कहा और इससे पहले कि रिद्धिमा उससे कुछ कहती और उसे समझाती, वह लड़की दौड़कर वहां से चली गई। रिद्धिमा भी घर से बाहर निकल आई और चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वो लड़की कुछ इस तरह से गायब हो गई जैसे वहां वो कभी थी ही नहीं। आसपास की गलियों में और आसपास के एरिया में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। तभी अचानक किसी ने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा। रिद्धिमा बुरी तरह से शॉक हो गई और उसने जैसे पलट कर देखा, सामने लक्ष्मी खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? अचानक से इस तरह लक्ष्मी को अपनी आंखों के सामने देखकर रिद्धिमा घबरा गई। बस कुछ नहीं, बस मैं वहां काम से आई थी यहाँ पर। लक्ष्मी ने अपने चेहरे का घूंघट डाला हुआ था। रिद्धिमा को इस तरह घबराते हुए देखकर उसने हंसते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, काम से आई थी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या काम था आपको? रिद्धिमा ने लक्ष्मी की बात को टाल दिया और लक्ष्मी से वहां पर होने की वजह पूछी तो लक्ष्मी ने बताया कि वह गांव के उस एरिया में दूध बेचने के लिए आती थी और बस वही काम करके वापस हवेली की तरफ जा रही थी। रिद्धिमा भी लक्ष्मी के साथ हवेली लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में रिद्धिमा ने लक्ष्मी से पूछा, जानती हो, मैं आज कहीं गई थी, अगर तुम मुझसे वादा करो किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी ने बस अपनी गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। वह रिद्धिमा की बात सुनने को तैयार थी। रिद्धिमा ने बेहद धीमी आवाज में लक्ष्मी के करीब आते हुए उससे कहा, मैं उस घर में गई थी, वहां पर जहां डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी रुचि की मौत हुई थी। रिद्धिमा का इतना कहना था कि झटके से लक्ष्मी ने अपना घूंघट ऊपर किया और फिर अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से रिद्धिमा को घूरते हुए पूछा, वहां जाने की क्या जरूरत थी आपको? पता है ना, बड़ा मनहूस घर है वो।
तभी रिद्धिमा को याद आया कि लक्ष्मी ने डॉक्टर अमित और रुचि की मौत के बाद उनको सबसे पहले देखा था और इसीलिए रिद्धिमा ने लक्ष्मी से पूछताछ करने के बारे में सोचा। एक बात बताओ लक्ष्मी, तुमने तो सबसे पहले डॉक्टर अमित को देखा था ना उनकी मौत के बाद? मैंने सुना तुम वहां पहली इंसान थी जो सुबह सुबह उनके घर पर पहुंची थी। कुछ तो बताओ उनके बारे में। लक्ष्मी ने झटके के साथ अपना घूंघट वापस अपने चेहरे पर डाल दिया और फिर रिद्धिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिद्धिमा न केवल डर गई बल्कि उसे अमित और उसकी पत्नी रुचि के बारे में काफी बुरा महसूस होने लगा था। मैडम जी, सवेरे 5:30 गई थी उस दिन उनके घर। देखा डॉक्टर साहब नीम के पेड़ पर लटके हुए थे, खून खून बह रहा था उनकी लाश से। और रुचि मैडम का तो आज तक कोई कुछ पता नहीं लगा पाया है। रिद्धिमा ने यह बात सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने मन को कंट्रोल में किया, क्योंकि ये सब सुनने के बाद उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। लग रहा था जैसे गांव के बारे में बुरी आत्माओं को लेकर जो किस्से और कहानियां मशहूर है वो शायद सच है। शायद पंडित जी की कही हर बात सच है। अच्छा लक्ष्मी, क्या डॉक्टर अमित की पत्नी को सच में बच्चे नहीं होते थे? लक्ष्मी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो, और यह बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि कई बार उनके घर जाती थी। मैं खुद डॉक्टर साहब को बुला कर लेकर जाती थी। और उसी वक्त रिद्धिमा ने लक्ष्मी के सामने देविका का जिक्र छेड़ दिया। देविका, उसके बारे में कुछ जानती हो तुम? उसकी आत्मा भटकती है इस गांव में, और इस घर के नीचे क्या सच है? कोई कुआं था क्या जिसमें कूदकर देविका ने अपनी जान दे दी थी? रिद्धिमा के इस सवाल पर लक्ष्मी एकदम से चुप हो गई। रिद्धिमा ने उससे कई बार देविका के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे देविका का नाम सुनकर लक्ष्मी की जुबान पर ताला लग गया हो। जब रिद्धिमा ने जोर देकर फिर से पूछा तो लक्ष्मी ने जवाब दिया, कोई बुरी आत्मा नहीं थी देविका, बहुत भली लड़की थी। ये सब पुजारी और तांत्रिक का किया धरा है। गांव की जवान लड़कियों पर जादू टोना करके उनको पेट से कर देते हैं और फिर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और वो हवेली। इतना कहकर अचानक से लक्ष्मी चुप हो गई, क्योंकि वे दोनों हवेली तक पहुंच चुकी थी और सामने खड़ी रुक्मा देवी ने शायद लक्ष्मी के कहे हुए आखिरी शब्द को सुन लिया था। इसीलिए वे गुस्से से लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। उनका गुस्सा देखकर ही शायद लक्ष्मी चुप हो गई थी। रिद्धिमा भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने भी मन ही मन लक्ष्मी से इस बारे में फिर कभी बात करने का सोचा, लेकिन अब रिद्धिमा जल्दी से जल्दी उस गांव में छुपे रहस्यों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। कुणाल उसे दिल्ली वापस छोड़कर आने वाला था और बस यह 6 दिन ही बाकी थे जिसमें रिद्धिमा को कुछ करना था। रिद्धिमा के दिल में कई दिनों से उस हवेली के ऊपरी हिस्से को लेकर भी कई सवाल चल रहे थे। आज जब उसने लक्ष्मी से बात की तो उसे लगा कि लक्ष्मी बस उसे कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन रुक्मा देवी ने बीच में आकर उस बात को वहीं पर रोक दिया। अब रिद्धिमा उस मौके की तलाश में थी जिसमें वे लक्ष्मी से खुलकर बात कर सके, और अगली सुबह रिद्धिमा को वो मौका मिल भी गया। लक्ष्मी हवेली के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रिद्धिमा दबे कदमों से उसके पास गई और उससे पूछा, कल तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी, बताओ ना लक्ष्मी, हवेली के बारे में क्या कह रही थी तुम? लक्ष्मी ने बड़ी अजीब नजरों से हवेली के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा, जैसे उन आंखों में न जाने कितनी कहानियां छुपी थी। एक अजीब सी नफरत थी लक्ष्मी की आंखों में, और डर भी। आपको क्या पता है इस हवेली के अंदर कितने गहरे राज छुपे हैं मैडम जी? ये कहते वक्त लक्ष्मी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने गहरे काले राज उस हवेली की दीवारों के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन शायद उन्हें बताने में लक्ष्मी को भी डर लग रहा था। दूसरी तरफ रिद्धिमा भी वे सारी बातें सुनने के बाद उस हवेली के राज को पूरी तरह से पता करना चाहती थी, और इसीलिए उसने लक्ष्मी से सवाल किया, बताओ ना लक्ष्मी, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या है हवेली के ऊपरी हिस्से में? कौन सी कहानियां छुपी है यहाँ पर जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? लक्ष्मी के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। झाड़ू लगाते हुए उसके हाथ कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह रिद्धिमा को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिद्धिमा लक्ष्मी से बार बार पूछ रही थी। लक्ष्मी ने पलटकर रिद्धिमा की तरफ देखा और बस उसे इतना कहा, ये सब बात आप ना ही पूछें तो ही अच्छा होगा। वैसे भी कुछ दिन के मेहमान हैं आप इस गांव में, उसके बाद तो आप दिल्ली चले जाओगे ना? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं हो? लक्ष्मी ने लगभग चिल्लाते हुए रिद्धिमा से कहा, आप कुछ ठीक नहीं कर सकती,
अगर कुछ ठीक कर सकती हैं तो सिर्फ वह पंडित जिसने तांत्रिक के साथ मिलकर इस गांव की जमीन पर इन काली शक्तियों को जगा दिया है। रिद्धिमा ने फिर से पूछा, कौन है वो पंडित, और तुम लोग मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताते? लक्ष्मी ने गुस्से के साथ जवाब दिया, अरे किसी को नाम पता होगा तो बताएगा ना मैडम। इस गांव में उसका कोई नाम नहीं जानता। वह बस कुछ दिनों के लिए आया था और एक हंसते खेलते गांव को बर्बाद करके चला गया वो। रिद्धिमा ने फिर से पूछा, लेकिन उसका इस हवेली से क्या लेना देना है? लक्ष्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, मजबूर हूँ, और आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि दोबारा मुझसे कोई सवाल ना पूछना। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली गई। रिद्धिमा चुपचाप वहां पर खड़ी हुई लक्ष्मी को जाते हुए देख रही थी। यह सब करते वक्त रिद्धिमा के दिल में एक डर था। वह जानती थी कि अगर कुणाल को रिद्धिमा के बारे में कुछ भी पता चला, इन दिनों वह जो कुछ भी पता करने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत नाराज होगा। इसीलिए रिद्धिमा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। कुणाल के हॉस्पिटल से आने में अभी काफी वक्त था। शाम के लगभग 5 बजे थे और कुणाल 7 बजे तक हॉस्पिटल से लौटकर आया करता था। रिद्धिमा के खुराफाती दिमाग में फिर से कुछ ना कुछ ख्याल आने लगा। उसे लगा यही सही मौका है जब वे हवेली के ऊपरी वाले हिस्से में जाकर वहां के बारे में सब कुछ पता कर सकती है। रिद्धिमा ने अपने आप से कहा, लेकिन भैरव सिंह जी ने तो कहा था कि हवेली के ऊपर से चाबी उनके पास नहीं है, फिर भला मैं ऊपर तक जाऊंगी कैसे? फिर भी मैं एक बार उस दरवाजे तक जाकर देखती हूँ। रिद्धिमा जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर हवेली के आंगन में आ गई। उसने चारों तरफ बड़े गौर से देखा। उस वक्त आंगन में कोई भी नहीं था, ना भैरव सिंह जी, ना रुक्मा देवी और ना ही लक्ष्मी। रिद्धिमा चुपचाप दबे पांव ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के रास्ते के पास पहुंची। वहां पर एक लोहे का दरवाजा था और उसमें एक लोहे का बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उस ताले को छुआ तक नहीं है। मकड़ी के जालों ने उस ताले को बुरी तरह से ढक लिया था। डरते हुए रिद्धिमा ने उस ताले को जैसे ही हाथ लगाया, बहुत सारी मिट्टी और मकड़ी के जाले उसके हाथ पर लग गए। रिद्धिमा ने दुपट्टे से अपने हाथ को साफ किया और उस ताले को उलट पुलट कर देखने की कोशिश करने लगी। रिद्धिमा ने दरवाजे के चारों तरफ बड़े बड़े से गलियारों में अपनी नजरें दौड़ा दौड़ा कर चारों तरफ देखा। शायद वहां कुछ ऐसा नजर आ जाता जिससे रिद्धिमा उस ताले को खोल पाती, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। और ताले की चाबी की तलाश में रिद्धिमा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखने के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। एक कोने में खूंटी पर लाल चुनरी लटकी हुई थी। यह वही लाल चुनरी थी जो रिद्धिमा को खेजड़ी के पेड़ पर बंधी हुई मिली थी और जिसे बाद में उसने रुक्मा देवी को दे दिया था। धीरे धीरे कदमों से चलकर रिद्धिमा वहां तक पहुंची और उस चुनरी को अपने हाथ में वापस लेकर दरवाजे तक आई। रिद्धिमा मन में सोच रही थी, रुक्मा देवी जी ने तो कहा था कि वह इस चुनरी को उसकी सही जगह तक पहुंचा देगी, और उन्होंने उसे यहाँ क्यों रख दिया है? आखिर इसका यहाँ पर क्या काम है? कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? आखिर इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? रिद्धिमा अपने ख्यालों में गुम थी। वह चुनरी उसके हाथों पर थी और अनजाने में ही रिद्धिमा ने उसी हाथ से उस ताले को फिर से छुआ और एक चमत्कार हुआ। ताला अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। हल्की सी घबराहट और डर के साथ रिद्धिमा कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन अब वो ताला खुल चुका था जिससे खुलने का रिद्धिमा इंतजार कर रही थी। ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां रिद्धिमा को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी, उसे इशारा कर रही थी उसे वहां जाना चाहिए और उस सच का पता करना चाहिए। रिद्धिमा ने अपना पहला कदम बढ़ाया। वह सीढ़ियां एकदम साफ सुथरी थी, जैसे वहां पर कोई रहा करता था। देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि बरसों से दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। धीमे धीमे चढ़ते हुए रिद्धिमा हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जिसके बारे में भैरव सिंह जी ने कहा था कि वो कई वर्षों से बंद पड़ा है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ एकदम साफ सुथरा है, सब कुछ नया। इतने सालों से बंद होने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धिमा हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखी जा रही थी। तभी उसने सामने की तरफ एक कमरे के दरवाजे को देखा और उसे खोला। वह दरवाजा बड़े आराम से खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई थी। ये तस्वीरें किसी लड़की की थी, एक शादीशुदा औरत, और उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत और गांव के लोगों की तरह ही कपड़े पहने थे। उस लड़की के साथ उन तस्वीरों में 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। रिद्धिमा ने मन ही मन कहा, शायद उसकी बेटियां होंगी। तभी रिद्धिमा की नजर दूसरी तस्वीर पर पड़ी जिसमें वह औरत एक आदमी के साथ खड़ी हुई थी और उस आदमी की उम्र और उस तस्वीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह उसका पति था।
तो इसका मतलब यह लोग इस हवेली के मालिक हैं। लेकिन ये हवेली को छोड़कर क्यों गए होंगे? इतनी खूबसूरत जगह और इतना प्यारा सा घर छोड़कर भला कोई क्यों जा सकता है? रिद्धिमा उस कमरे से निकलकर बाहर आई और उस कमरे से जुड़े हुए गलियारे के रास्ते हवेली के अंदर की तरफ पहुंची। वहां बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और काफी लंबा चौड़ा आंगन था और उस आंगन के बिल्कुल करीब थी खुली और बड़ी रसोई, जिसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था और सूखी लकड़ियां भी। रसोई के ठीक सामने की तरफ एक और बड़ा सा कमरा था। रिद्धिमा जैसे ही उस कमरे में कदम रखने वाली थी, उसने एक बुजुर्ग औरत और आदमी की तस्वीर देखी। शायद उनके माँ बाप या सास ससुर होंगे। रिद्धिमा ने अपने आप से कहा। उन तस्वीरों को और घर की हालत को देखकर रिद्धिमा को यह तो समझ आ गया था कि बरसों पहले शायद हवेली में कोई परिवार रहता था और उस परिवार में माँ बाप के साथ उनके बेटे बहू भी रहा करते थे। रिद्धिमा ने मनी मन अंदाजा लगा लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा और अभी ये लोग कहाँ हैं? इनका देविका से क्या लेना देना है? और वो पुजारी, कहीं उसी ने तो इनके साथ कुछ गलत नहीं किया था? अपने ख्यालों में गुम रिद्धिमा उस आंगन के पीछे की तरफ कब चलकर आ गई उसे पता भी नहीं चला। आंगन के पिछले हिस्से की दीवार काफी छोटी थी, जिससे आराम से झांककर हवेली की दूसरी तरफ देखा जा सकता था। रिद्धिमा ने उस दीवार का सहारा लेते हुए जैसे नीचे की तरफ झांक कर देखा, उसके होश उड़ गए। हवेली की दूसरी तरफ बहुत बड़ा कुआं था। पहली मंजिल से देखने पर वह कुआं काफी गहरा नजर आ रहा था। रिद्धिमा ने बड़े ध्यान से देखा, उस कुएं में पानी नहीं था। इसके बारे में तो कभी रुकमा जी ने मुझे बताया ही नहीं। शायद सूखा हुआ है, उन लोगों को यहाँ कोई काम ही नहीं होता होगा और इसीलिए उन्होंने कभी इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। रिद्धिमा अब हवेली के उस हिस्से में वापस लौटने के लिए बाहर की तरफ आने लगी। हवा के हल्के से झोंके ने रिद्धिमा के बालों को छुआ और किसी ने धीरे से रिद्धिमा के कानों में कहा, बरसों से तुम्हारा इंतजार था। रिद्धिमा चौंक गई। उसने पलटकर इधर उधर देखा। कौन है यहाँ पर? और फिर पायलों की आवाज, ठीक उसी तरह के घुंघरू जो लक्ष्मी के पायलों में बजा करते थे। रिद्धिमा ने घबराते हुए पूछा, लक्ष्मी तुम हो यहाँ पर? देखो मुझे डराओ मत, अगर तुम ही हो तो प्लीज सामने आ जाओ। लेकिन फिर गहरा सन्नाटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ खामोशी पसरी पड़ी थी। रिद्धिमा दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ आई और सीढ़ियों के पास पहुंचने ही वाली थी कि फिर से रिद्धिमा के कानों में किसी ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। रिद्धिमा ने घबरा कर पूछा, कौन है वहां पर? सामने क्यों नहीं आता? देखो लक्ष्मी, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही है तो मुझसे बात मत करना आज के बाद फिर कभी। लेकिन फिर वही खामोशी, किसी का कोई जवाब नहीं। रिद्धिमा डर जरूर गई थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने ठान लिया था वह हवेली के अंदर छुपे गूढ़ रहस्यों को पता करके ही रहेगी और इसीलिए डर लगने के बावजूद भी रिद्धिमा वहां पर रुकी रही। उसने पलट कर देखा। उसे सामने के कमरे में किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रिद्धिमा कमरे के अंदर आई। वहां पर उसने देखा कि वह तस्वीर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। वही तस्वीर जिसमें वह शादीशुदा लड़की अपनी बेटियों के साथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीचे गिरकर रिद्धिमा को किसी बात की तरफ इशारा कर रही थी, शायद उससे कुछ कहना चाहती थी। रिद्धिमा ने मनी मन सोचा, ये तस्वीर अचानक कैसे गिर गई? इतने साल हो गए इस हवेली को, अब तक तो सब कुछ ठीक था। कोई तो पहेली है यहाँ पर जिसे सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को उठा लिया और फिर एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी, बचा लो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ। रिद्धिमा ने घबरा कर पीछे पलट कर देखा। पायल की हल्की सी आवाज, जैसे कोई तो था वहां पर, लेकिन रिद्धिमा को कोई नजर नहीं आ रहा था। रिद्धिमा तस्वीर को हाथ में उठाए उससे बातें कर रही थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? और आखिर क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है यहाँ पर? किसकी जान बचानी है? रिद्धिमा अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ यहाँ वहां देख रही थी, लेकिन दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इसके अलावा हवेली के ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं था। शाम ढलाई थी और हवेली चारों तरफ से अंधेरे से घिरने लगी थी। हवेली के उस हिस्से में किसी भी तरह की कोई रोशनी, कोई लाइट नहीं थी। इस वजह से वहां पर अब अंधेरा होने लगा था। रिद्धिमा ने अब वापस लौटना ही ठीक समझा। रिद्धिमा ने सोच लिया था वे अगले दिन फिर से वहां पर आएगी और कुछ पता करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि रिद्धिमा को उस दरवाजे पर लगे ताले को खोलने का तरीका पता चल चुका था। रिद्धिमा ने लाल चुनरी संभाल कर अपने पास रख ली थी। जैसे रिद्धिमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, उसने ताले को जमीन से उठाया और वापस उसी जगह पर लगा दिया। बिना चाबी के ही वह अपने आप दरवाजे पर लग गया।
ये देखकर रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये कैसा जादू है? कोई तो ऐसी शक्तियां हैं जो इस हवेली के अंदर रहती हैं, लेकिन अपना दर्द सुनाने के लिए उन्होंने मुझे क्यों चुना है? इसका मतलब मेरा और इस हवेली का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। मुझे जानना ही होगा, लेकिन मैं कुणाल से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ आई थी तो वो फिर से मुझे आने की परमिशन कभी नहीं देगा और हो सकता है मुझे कल ही दिल्ली छोड़ आए। रिद्धिमा डरते हुए अपने कमरे में पहुंची। कुणाल के आने का वक्त हो चला था। रिद्धिमा ने उस लाल चुनरी को फिर से अपने कमरे में छुपा कर रख लिया, क्योंकि रिद्धिमा के लिए वो लाल चुनरी उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी। वही दरवाजा जिसके पीछे किसी की जिंदगी और उसकी मौत का सच दफन हो चुका था। वही दरवाजा जो सिर्फ रिद्धिमा के लिए खुला था, कोई ऐसी कहानी सुनाने के लिए जिस कहानी के किरदारों का सामने आना बहुत जरूरी था। कुणाल ने आते ही रिद्धिमा से मुस्कुराकर पूछा, और कैसा रहा तुम्हारा दिन? सब कुछ ठीक है ना रिद्धिमा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? रिद्धिमा ने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। आप बताओ विजय की तबीयत कैसी है? विजय का नाम सुनकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। विजय की तबीयत ठीक होने लगी थी, इसी की वजह से कुणाल बहुत खुश था। वो बिल्कुल ठीक है यार, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। थैंक्स टू लक्ष्मी, उसकी बताई तरकीब से सब कुछ ठीक हो गया है। जादू करनी है यार वो। कुणाल ने बनावटी अंदाज में कुछ इस तरह से कहा कि रिद्धिमा को हंसी आ गई। रिद्धिमा को खुश देखकर कुणाल ने सवाल किया, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? जानती हो ना हम दिल्ली वापस जा रहे हैं 4 दिन के बाद। अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कुणाल की तरफ आगे बढ़ाते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, नहीं कुणाल अभी तक तो नहीं, बस कल से शुरू कर दूंगी। कुणाल आराम से चेयर पर बैठ गया। रिद्धिमा के हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगा था। रिद्धिमा, आज माँ का फोन आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो तुम्हारी तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अब रिद्धिमा के सामने जो कुछ भी आ रहा था वह इस तरफ इशारा कर रहा था कि रिद्धिमा का उस हवेली से और जो कुछ भी वहां हो रहा था उन चीजों से कोई ना कोई रिश्ता तो था। लगातार वो यही सब सोचने में लगी हुई थी। कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने उस दिन भी नहीं बताया जब माँ का कॉल आया था और वो आपके दादाजी के बारे में कुछ बता रही थी। इस तरह अचानक अपने दादाजी का जिक्र छेड़ते ही कुणाल को वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले अंबिका जी ने उसे फोन पर बताई थी। कुणाल ने याद करते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उस दिन माँ कह रही थी कि दादाजी के बारे में कोई खबर मिली है। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए पूछा, कैसी खबर कुणाल? सब कुछ ठीक तो है ना? रिद्धिमा के सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि किसी ने अंबिका जी को फोन करके कुणाल के दादाजी के बारे में खबर दी थी। उस शख्स ने अंबिका जी को बताया था कि कुणाल के दादाजी जिंदा थे और शिमला के पहाड़ों में एक छोटे से गांव के अंदर अपनी साधना में व्यस्त थे। कुणाल का परिवार अपने दादाजी के अचानक चले जाने की वजह से उन्हें मरा हुआ समझ बैठा था, लेकिन इस तरह उनके अचानक जिंदा होने की खबर सुनकर कुणाल और अंबिका जी के दिल में उम्मीद जग गई थी। यह खबर सुनने के बाद कुणाल बहुत खुश था और वह शिमला जाकर उन्हें वापस घर लेकर आना चाहता था, लेकिन अंबिका जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। कुणाल ने रिद्धिमा को इसके पीछे की वजह बताई। रिद्धिमा, दादाजी बहुत जिद्दी हैं। जब इतने सालों से वे कभी घर नहीं लौट कर आए तो मुझे नहीं लगता वो अब आएंगे, और शायद माँ इस बात को अच्छी तरह जानती है। पूरी बात सुनने के बाद रिद्धिमा ने कहा, लेकिन हमें उन्हें वापस बुलाकर लाना चाहिए कुणाल, किसी भी तरह से मनाना चाहिए। मेरा मतलब पापा तो रहे नहीं, और अगर दादाजी जिंदा हैं तो उनका घर में रहना हम सबके लिए कितना अच्छा होगा। और वैसे भी आपने बताया था ना किसी मंदिर में वो बहुत बड़े पुजारी थे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, दादाजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों के भले के लिए किया है। इस बात की पूरे परिवार को बहुत खुशी है। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा कुछ सोच में पड़ गई। कहीं वो पुजारी कुणाल के दादाजी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? इतनी सारी शक्तियों का होना, नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो कुणाल ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया था। रिद्धिमा को उस तरह अपने ख्यालों में गुम देखकर कुणाल ने हंसते हुए पूछा, क्या हो गया रिद्धिमा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हम कोशिश करेंगे उन्हें घर वापस लाने की, और अगर वो आए तो तुमसे जरूर मिलेंगे, जानती हो ना तुम। रिद्धिमा ने कुणाल की बात सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए हड़बड़ाकर जवाब दिया, नहीं कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोचने लग गई थी।
अच्छा कुणाल, एक बात बताइए, क्या इस गांव में पहले भी कभी आए हैं? मेरा मतलब बचपन में? रिद्धिमा के इस सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे बताया कि वह गांव में पहले कभी नहीं आया, यहाँ तक कि गांव का नाम तक उसने पहली बार सुना था। ये जानकर रिद्धिमा ने अपने मन को समझा लिया था कि कुणाल के दादाजी वो पुजारी नहीं हो सकते जिन्होंने इस गांव में बुरी आत्माओं को ताकत दी थी। रिद्धिमा इतना तो समझ चुकी थी कि चाहे कोई माने या ना माने, वहां पर कुछ तो अजीब था। उस हवेली में, लक्ष्मी की बातों में, डॉक्टर अमित की मौत में, इन सारी बातों में कुछ बेहद डरावना और खौफनाक था। लेकिन रिद्धिमा ये नहीं समझ पा रही थी कि उन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। क्या वे सारी चीजें सचमुच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? और आखिर हवेली के ऊपरी हिस्से में कौन था जो रिद्धिमा से बार बार मदद की गुहार लगा रहा था? रिद्धिमा के पास दिल्ली जाने से पहले सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा था, लेकिन उसने दिल ही दिल में यह डिसाइड कर लिया था कि वह सब कुछ पता करके रहेगी। और यही सोचकर रिद्धिमा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। रिद्धिमा ने अगली सुबह फिर से डॉक्टर अमित के घर जाने का डिसीजन ले लिया। कुणाल के हॉस्पिटल जाने के बाद रिद्धिमा सबसे नजरें चुराती हुई फिर से उसी जगह पर जा पहुंची। रिद्धिमा की नजरें फिर से वहां पर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी, कोई ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसी चीज जो रिद्धिमा को वहां का सच बता सके। आप फिर से आ गई? बार बार क्यों आती है मेरे घर में? रिद्धिमा ने पलट कर देखा, फिर से वही छोटी बच्ची उसे वहां पर उस घर में नजर आई। उसे देखकर रिद्धिमा मुस्कुराने लगी। अरे तुम अभी तक यहाँ हो? कल कहाँ चली गई थी? उस बच्ची ने गुस्से से भरी निगाहों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा। ये मेरा घर है, कहीं जाऊं? आप क्यों आती है यहाँ बार बार? रिद्धिमा जैसे ही उस बच्ची के करीब जाने की कोशिश करती, वह दूर भाग कर खड़ी हो जाती। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था वह बच्ची से कैसे बात करे। लेकिन मेरी बात तो सुनो बेटा, कुछ तो बताओ ना अपनी माँ के बारे में, उनका नाम क्या था? उस लड़की के हाथ में फिर से कोयले का टुकड़ा था और अब भी वह लगातार कोयले के इस छोटे से टुकड़े से जमीन पर आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बना रही थी। जैसे रिद्धिमा ने उससे सवाल किया, उस लड़की ने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। रिद्धिमा ने जब उस तरफ देखा तो उसे उस घर का बाथरूम नजर आया। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या है वहां पर? लेकिन उस छोटी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार उस बाथरूम की तरफ इशारा कर रही थी। धीरे धीरे कदमों से चलकर रिद्धिमा बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन वहां पर कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रिद्धिमा की नजरें जैसे ही बाथरूम में लगे एक बड़े से मिरर से टकराई, वहां पर एक चेहरा उसे नजर आया। वह चेहरा किसी औरत का था। उसकी आंखें लाल रंग की थी। लग रहा था जैसे वह काफी तकलीफ में है। रिद्धिमा बुरी तरह घबरा गई। उस चेहरे से वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। डर की वजह से रिद्धिमा कुछ कदम पीछे हटी और उसने जोर से आवाज देकर उस छोटी बच्ची को बुलाने की कोशिश की। यहाँ आओ, यहाँ पर कोई है क्या? यही तुम्हारी माँ है? इससे पहले कि रिद्धिमा कुछ और कहती, उसे ऐसा लगा कि वो चेहरा आईने से बाहर निकलकर बाहर आ गया और रिद्धिमा के कानों में उसने धीरे से कहा, बचा लो मुझे, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बाहर आना चाहती हूं। पलक झपकते ही वो चेहरा आईने से गायब हो गया। रिद्धिमा परेशान होकर बाथरूम से निकल आई और फिर से उस छोटी लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन उस घर में उस छोटी लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कभी वो थी नहीं। फर्श पर लगे कोयले के निशान भी पूरी तरह साफ हो चुके थे। रिद्धिमा के लिए सारी बातें बुरी तरह डराने वाली थी। रिद्धिमा के माथे पर पसीना छलक आया। आखिर क्या है इस घर में ऐसा बेहद खौफनाक? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं किसी ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। लेकिन तभी रिद्धिमा को बाहर की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिद्धिमा बुरी तरह से डर गई। आखिर कौन होगा यहाँ पर और क्या करने आया होगा? खुद को बचाने के लिए रिद्धिमा ने वहीं पास में रखा एक मोटा सा डंडा हाथ में उठा लिया। रिद्धिमा ने सोच लिया था अगर किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। कदमों की आहट धीरे धीरे रिद्धिमा के पास आ रही थी और रिद्धिमा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बदहवास हालत में जैसे ही उसने उस शख्स की परछाई दीवार पर देखी, वह खींचकर डंडा उसके सिर पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने मजबूत हाथों से वह डंडा पकड़ लिया।